नमस्ते, मैं डैन हूँ और इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा कि ज़ीरो का उपयोग कैसे करें, जो छोटे व्यवसायों के लिए सबसे लोकप्रिय अकाउंटिंग सॉल्यूशनों में से एक है। हम कवर करेंगे कि अपने बैंक और संगठन को कैसे सेटअप करें, ज़ीरो डैशबोर्ड को कैसे नेविगेट करें, इनवॉइस और कोड्स कैसे भेजें, बिल्स और परचेज ऑर्डर कैसे बनाएं, अपने बैंक ट्रांजैक्शंस को कैसे मिलान करें और हम रिपोर्टिंग और एनालिटिक्स भी देखेंगे। इस वीडियो के अंत तक आपका अकाउंटिंग ज़ीरो में पूरी तरह से सेटअप हो जाएगा और आपको इस टूल का उपयोग करने का तरीका पूरी तरह से पता चल जाएगा और आप अपनी सभी अकाउंटिंग से जुड़ी जिम्मेदारियों को आसानी से संभाल पाएंगे। शुरू करने के लिए नीचे स्क्रीन पर दिख रहे स्पेशल लिंक का उपयोग करके साइन अप करें या फिर वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए गए पहले लिंक पर क्लिक करें। जब आप उस लिंक के जरिए साइन अप करेंगे तो आपको पहले 6 महीनों के लिए 90% की छूट मिलेगी, जो कि ज़ीरो की होम पेज पर मिलने वाले ऑफर से भी बेहतर है। जब आप मेरे साथ इस पेज पर आ जाएंगे तो हम एक प्लान चुनेंगे, साइन अप करेंगे और फिर जब हम डैशबोर्ड पर पहुंचेंगे तो मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगा। यहाँ पहुंचने के बाद 6 महीनों के लिए 90% छूट पाने के लिए यहाँ क्लिक करें। फिर ज़ीरो के साथ शुरुआत करने के लिए यहाँ अपनी संपर्क जानकारी दर्ज करें। एक बार जब आप अपनी जानकारी दर्ज कर लें तो नेक्स्ट पर क्लिक करें। शुरुआत करने के लिए हमें अपनी ईमेल खोलनी होगी और अपने अकाउंट को वेरीफाई करना होगा। मैं एक नए टैब में अपनी ईमेल इनबॉक्स खोलूंगा। मैं ज़ीरो से आई ताज़ा ईमेल ढूंढूंगा जिसमें लिखा होगा कन्फर्म योर ईमेल एड्रेस और फिर उसे खोलूंगा। फिर शुरुआत करने के लिए यहाँ क्लिक करें। एक पासवर्ड चुनें, फिर एक्टिवेट योर अकाउंट पर क्लिक करें। यहाँ अपने व्यवसाय की जानकारी जोड़ें, फिर बाय नाउ पर क्लिक करें और ज़ीरो आपके व्यवसाय की सेटिंग शुरू कर देगा। इस स्क्रीन पर आप ज़ीरो की योजनाओं की तुलना कर सकते हैं। इस वीडियो के लिए मैं अर्ली प्लान चुनूंगा और आप बाद में कभी भी अपग्रेड कर सकते हैं। यहाँ आप देखेंगे कि अगले 6 महीनों के लिए 90% की छूट है और आप कंटिन्यू टू एड ऑन्स पर क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। फिर अपने बिलिंग अकाउंट पर आगे बढ़ें। इस स्क्रीन पर मैं अपना व्यवसाय पता जोड़ूंगा, फिर कंटिन्यू टू रिव्यू एंड पे पर क्लिक करूंगा। एक बार जब आप अपनी भुगतान जानकारी दर्ज कर लें तो कंफर्म परचेस पर क्लिक करें, फिर डन पर क्लिक करें। अब जब आपने साइन अप कर लिया है तो आइए आपकी संस्था और बैंक खाता सेटअप करें ताकि जब आप ज़ीरो का उपयोग शुरू करें सब कुछ तैयार हो। अगर आपने यह पहले ही कर लिया है तो आप अगले अध्याय पर आगे बढ़ सकते हैं, जहां हम आपके डैशबोर्ड और ज़ीरो के मुख्य मेनू में नेविगेट करना सीखेंगे। साइन अप और भुगतान करने के बाद आप इस सब्सक्रिप्शन पेज पर पहुंचेंगे। मैं आपको दिखाता हूं कि आप कभी भी यहां कैसे वापस आ सकते हैं। यहां क्लिक करें ताकि आप अपनी संस्था के नाम पर वापस जा सकें। यह डैशबोर्ड है और आप इस ड्रॉप डाउन पर क्लिक कर सकते हैं, फिर यहां सब्सक्रिप्शन और बिलिंग चुन सकते हैं। इस पेज से बस सब्सक्रिप्शंस पर क्लिक करें और फिर आप 3 डॉट वाले मेनू पर क्लिक कर सकते हैं। आप कभी भी अपनी सब्सक्रिप्शन देख सकते हैं या अपना प्लान बदल सकते हैं। प्लान बदलने के लिए आपको बस यहाँ इस बटन पर क्लिक करना होगा। अब आइए आपकी संस्था की जानकारी पर एक नज़र डालते हैं। इन्हें देखने के लिए आप गो बैक टू योर ऑर्गेनाइजेशन नेम पर क्लिक कर सकते हैं या इस ड्रॉप डाउन के तहत यहाँ योर ऑर्ग पर क्लिक कर सकते हैं। ड्रॉप डाउन पर क्लिक करें और फिर सेटिंग्स चुनें। जैसे ही आप सेटिंग्स में पहुंचे, ऑर्गेनाइजेशन डिटेल्स पर क्लिक करें। यहां आप अपने व्यवसाय का डिस्प्ले नाम या कानूनी नाम दर्ज कर सकते हैं, एक लोगो जोड़ सकते हैं और अपनी इंडस्ट्री, स्ट्रक्चर, रजिस्ट्रेशन नंबर और अन्य टैक्स जानकारी जैसी चीजें बदल सकते हैं। मैं ऊपर स्क्रॉल करता हूं और अपनी संस्था का लोगो जोड़ता हूं। अपनी संगठन की जानकारी जोड़ने के बाद आप अन्य टीम सदस्यों या अपने अकाउंटेंट को ज़ीरो में सहयोग करने के लिए अलग अलग एक्सेस लेवल असाइन करके आमंत्रित कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए यहाँ क्लिक करें ताकि आप वापस सेटिंग्स में जा सकें और फिर यूजर्स पर क्लिक करें। यहाँ आप वह यूजर देखेंगे जिससे आपने साइन अप किया था और नया यूजर आमंत्रित करने के लिए बस ऊपर दाईं ओर इस बटन पर क्लिक करें। यहाँ आप उनकी व्यक्तिगत जानकारी दर्ज कर सकते हैं। फिर यदि आप नीचे स्क्रॉल करें तो आप परमिशन असाइन कर सकते हैं। आप एक्सेस को बदल सकते हैं और नीचे यदि आप चाहें तो एक व्यक्तिगत संदेश भी जोड़ सकते हैं। जब आप तैयार हों तो आप निमंत्रण भेज सकते हैं और यहाँ आप लंबित यूजर देखेंगे। एक और महत्वपूर्ण कार्य जिसे पूरा करना और सेटअप करना जरूरी है वह है अपने बैंक खाते को कनेक्ट करना ताकि आपके लेन देन सीधे ज़ीरो में एक सुरक्षित बैंकिंग फीड के माध्यम से आ सकें।
अपने बैंक खाते को सेटअप करने के लिए ऊपर अकाउंटिंग टैब पर जाएं, उस पर क्लिक करें और बैंक अकाउंट्स चुनें। इस पेज से आप एक वीडियो देख सकते हैं या उनकी गाइड देख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ ऐड बैंक अकाउंट चुनूंगा। फिर आप बैंक खोज सकते हैं, देश के अनुसार फिल्टर कर सकते हैं, अपने बैंक का चयन करें और फिर प्लेड का उपयोग करके आप बस आगे बढ़ सकते हैं और अपने बैंक में लॉग इन कर सकते हैं। लॉग इन करने से आपका बैंक खाता कनेक्ट हो जाएगा। एक बार जब आपने अपना बैंक सेट कर लिया तो आपको अपनी पसंदीदा पेमेंट सेवाएं भी जोड़नी चाहिए, जैसे स्ट्राइप या पेपाल। इस तरह आपके ग्राहक ऑनलाइन इनवॉइस का भुगतान कर सकते हैं और आपके खाते में पैसे जल्दी आ सकते हैं। इन्हें सेट करने के लिए सेल्स पर जाएं और फिर ऑनलाइन पेमेंट्स पर क्लिक करें। फिर यहाँ स्टार्ट विद कार्ड पेमेंट्स पर क्लिक करें। इस स्क्रीन से आप ऐड इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करके अपना स्ट्राइप खाता कनेक्ट करना शुरू कर सकते हैं। फिर इस पॉपअप से आप स्ट्राइप सेटअप करना जारी रख सकते हैं। मैं अभी के लिए इसे बंद कर देता हूं और वापस चला जाता हूं। एक बार जब आप अपना बैंक खाता जोड़ लें और ऑनलाइन पेमेंट्स कनेक्ट कर लें तो आपको अपने टैक्स रेट सेट करने पर ध्यान देना चाहिए। ऊपर नेविगेशन बार में टैक्स पर क्लिक करें, फिर टैक्स सेटिंग्स चुनें। यहाँ वे क्षेत्र हैं जहाँ आप अपने टैक्स रेट्स सेट कर सकते हैं ताकि आपकी सभी लेन देन, इनवॉइस और रिपोर्ट्स में टैक्स अपने आप सही तरीके से जोड़ा जा सके। अगर आपको इन सेटिंग्स में सहायता चाहिए तो अपने टैक्स प्रोफेशनल से ज़रूर सलाह लें। आइए मैनुअल टैक्स रेट्स पर एक नज़र डालते हैं। यहाँ आप अपने मैनुअल टैक्स रेट सेट कर सकते हैं। इस पेज से आप ऑटो सेल्स टैक्स देख सकते हैं और इन्हें अपनी पसंद के अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं। फिलहाल मैं वापस क्लिक करूंगा। CRM की तरह सिस्टम में कॉन्टैक्ट्स होना ज़रूरी है ताकि आप कस्टमर्स, सप्लायर्स जोड़ सकें, लिस्ट्स इंपोर्ट कर सकें और यहाँ तक कि VIP क्लाइंट्स जैसे कस्टम ग्रुप्स भी बना सकें। अपने कॉन्टैक्ट्स देखने के लिए नेविगेशन बार में कॉन्टैक्ट्स पर क्लिक करें, फिर ऑल कॉन्टैक्ट्स पर क्लिक करें। मैं फिलहाल इस नोटिफिकेशन को बंद कर देता हूं और एक नया कॉन्टैक्ट जोड़ने के लिए बस इस न्यू कॉन्टैक्ट बटन पर क्लिक करें। इसके बाद यहाँ आप अपने कॉन्टैक्ट की डिटेल्स जोड़ सकते हैं। बाईं ओर आप अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स के हर सेक्शन पर सीधे जा सकते हैं। आप अपने कॉन्टैक्ट के लिए सेल्स और परचेज डिफॉल्ट्स भी जोड़ सकते हैं और जब आप अपनी डिटेल्स से संतुष्ट हों तो सेव और क्लोज करें। हमारी लिस्ट पर वापस जाने के लिए यहाँ कॉन्टैक्ट्स पर क्लिक करें। मैं रिफ्रेश करूंगा और आप हमारा टेस्ट यूज़र देख सकते हैं। आमतौर पर आप कॉन्टैक्ट्स को एक एक करके नहीं जोड़ना चाहेंगे, इसलिए कॉन्टैक्ट्स की लिस्ट इंपोर्ट करने के लिए 3 डॉट्स वाले मेन्यू में जाइए और इंपोर्ट पर क्लिक करें। यहाँ आपको कुछ इंपोर्ट निर्देश दिए जाएंगे और 0 आपको इंपोर्ट में मदद के लिए एक टेम्पलेट देता है। आगे बढ़ें और इस टेम्पलेट को डाउनलोड करें। अपने डाउनलोड्स में टेम्पलेट को ढूंढें और उसे खोलें। ये कुछ इस तरह दिखेगा, जिसमें ऊपर सभी कॉलम हेडर होंगे और फिर आप अपनी सभी कॉन्टैक्ट डिटेल्स इसमें भर सकते हैं। जब आप इसे भर लेंगे तो यह कुछ इस तरह दिख सकता है। असल में मैंने इसे डेमो कंपनी से एक्सपोर्ट किया है। मैं वापस 0 पर जाऊंगा, नीचे स्क्रॉल करूंगा और फिर उस फाइल को चुनूंगा जिसे मैं इंपोर्ट करना चाहता हूं। मेरे लिए मैं उस कॉन्टैक्ट शीट को चुनूंगा। मैं खाली फील्ड्स को नज़रअंदाज करूंगा और फिर नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। इंपोर्ट समरी पेज पर आपको कुछ चेतावनियां दिखाई देंगी। आपको जो भी गलत है उसे ठीक करना चाहिए, लेकिन इस मामले में फिलहाल मैं इनसे ठीक हूं। फिर कंप्लीट इंपोर्ट पर क्लिक करें। एक बार आपका इंपोर्ट पूरा हो जाए तो आप यहां नए कॉन्टैक्ट्स की सूची देखेंगे। कॉन्टैक्ट्स के सब टैब्स में आप यहां स्मार्ट लिस्ट्स देखेंगे। जैसे जैसे आपके पास डेटा होगा ये और अधिक सहायक होंगी। यहाँ आप अलग अलग ग्राहकों की लिस्ट चुन सकते हैं और आप ग्रुप्स भी बना सकते हैं। ग्रुप्स ड्रॉप डाउन के तहत न्यू ग्रुप पर क्लिक करें, फिर अपने ग्रुप को एक नाम दें और क्रिएट पर क्लिक करें। एक बार आपका ग्रुप बन जाने के बाद आप किसी भी कॉन्टैक्ट को चुन सकते हैं और आपको ऐड टू ग्रुप बटन नीला होकर दिखेगा। ड्रॉप डाउन पर क्लिक करें और फिर वह नया ग्रुप चुनें जो हमने अभी बनाया है। फिर ऐड पर क्लिक करें। आपको यहाँ पुष्टि मिल जाएगी और अगर हम ग्रुप्स में जाकर उस टेस्ट ग्रुप को देखें तो हम उस कॉन्टैक्ट को देख सकते हैं। अपना संगठन सेट करते समय आखिरी चीज़ जो आप करना चाहेंगे वह है अपने चार्ट ऑफ अकाउंट्स को देखना।
ऐसा करने के लिए अकाउंटिंग टैब पर जाएं, फिर अकाउंटिंग टूल्स के अंतर्गत चार्ट ऑफ अकाउंट्स पर क्लिक करें। अगर आप यहाँ नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप अपने सभी अकाउंट्स को कोड, नाम और अकाउंट टाइप के साथ देख सकते हैं। अगर आप नया अकाउंट बनाना चाहते हैं तो ऊपर स्क्रॉल करें और फिर ऐड अकाउंट पर क्लिक करें। मैं एक अकाउंट बनाऊंगा जिसे हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। अकाउंट टाइप के अंतर्गत मैं इन्वेंटरी पर क्लिक करूंगा। इस डेमो के लिए हम इसे कोड के रूप में 0 देंगे। मैं इसका नाम टेस्ट इन्वेंट्री अकाउंट रखूंगा। अगर आप चाहें तो एक विवरण जोड़ सकते हैं और फिर आप टैक्स सेटिंग भी सेट कर सकते हैं। अभी के लिए मैं इसे टैक्स मुक्त ही रहने दूंगा। फिर सेव पर क्लिक करें। जैसे ही आप सेव करेंगे आप नीचे दी गई सूची में यह अकाउंट देख पाएंगे। अब जब आपकी संस्था और बैंक अकाउंट सेट हो गए हैं तो चलिए जीरो डैशबोर्ड को एक्सप्लोर करते हैं। यहीं पर आप एक नज़र में अपने बिजनेस को देख सकते हैं और उन टूल्स तक जल्दी पहुंच सकते हैं जिन्हें आप सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। ऊपर बाईं ओर जाए और अपने डैशबोर्ड पर जाने के लिए होम चुनें। ऊपर की ओर आपको जीरो का मुख्य नेविगेशन बार दिखाई देगा, जिससे आप अपने डैशबोर्ड, अपने बिजनेस टूल्स और रिपोर्टिंग के बीच नेविगेट कर सकते हैं। डैशबोर्ड के सबसे ऊपर मेन्यू बार के नीचे आपको एक टॉगल दिखाई देगा, जिससे आप अपनी खुद की संस्था और सैंपल डैशबोर्ड के बीच स्विच कर सकते हैं। इस टॉगल को ऑन करें ताकि सैंपल डैशबोर्ड सक्षम हो जाए, और यह तब मददगार हो सकता है जब आपके पास जीरो में सीमित डेटा हो और आप शुरुआत में इसे देखना चाहें। अपने डैशबोर्ड को कस्टमाइज करने के लिए ऊपर स्क्रॉल करें, फिर ऊपर दाईं ओर एडिट डैशबोर्ड पर क्लिक करें। यहाँ से अगर आप नीचे स्क्रॉल करें तो इन चेक बॉक्सेस की मदद से आप विजेट्स को दिखा या छुपा सकते हैं, और आप इन ग्रैब हैंडल्स का उपयोग करके विजेट्स को फिर से व्यवस्थित कर सकते हैं। जब आप अपने लेआउट से संतुष्ट हों तो सेव चेंजेस पर क्लिक करें। ऊपर की टॉप बार में आपके संगठन के नाम के बगल में आपको मुख्य टैब्स दिखाई देंगे। होम, सेल्स, परचेजेस, रिपोर्टिंग, अकाउंटिंग, टैक्स एंड कॉन्टैक्ट्स। इन पर क्लिक करके आप मेनू खोल सकते हैं और फिर उस सेक्शन में जा सकते हैं जहां आप चाहते हैं। मैं वापस होम पर जाऊंगा और इस टॉप बार के सबसे दाईं ओर आप इस प्लस आइकन पर क्लिक करके क्रिएट न्यू मेन्यू खोल सकते हैं। यहाँ से आप जल्दी से नया आइटम शुरू कर सकते हैं, जैसे कि एक इनवॉइस, एक बिल, एक कॉन्टैक्ट, एक कोट या परचेज ऑन ऑर्डर। या आप पैसे खर्च कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं या ट्रांसफर कर सकते हैं। ये मेनू आपको डैशबोर्ड से ही उन सभी टूल्स तक तेज पहुंच देता है जिनका आप सबसे ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। प्लस आइकन के बगल में स्टार आइकन पर क्लिक करें ताकि जैक्स जीरो के एआई असिस्टेंट को खोल सकें। आप सवाल पूछ सकते हैं, सेटिंग्स या रिपोर्ट्स खोज सकते हैं, और जिन टूल्स की आपको जरूरत है उनके लिए तुरंत लिंक पा सकते हैं, वो भी पेज छोड़े बिना। मैग्नीफाइंग ग्लास बटन सर्च खोल देगा। आप सिस्टम के भीतर कॉन्टैक्ट्स, ट्रांजैक्शंस और बहुत कुछ सर्च कर सकते हैं। क्वेश्चन मार्क बटन हेल्प खोलेगा, जहां आप सपोर्ट आर्टिकल सर्च कर सकते हैं या सपोर्ट से संपर्क कर सकते हैं। और फिर यहां आपकी नोटिफिकेशंस हैं। अगर आप बाद में कोई ऐप्स कनेक्ट करने का फैसला करते हैं तो वे यहां मिलेंगे, और आप इस लिंक का उपयोग करके जीरो ऐप स्टोर पर जा सकते हैं। अब जब आप डैशबोर्ड के बारे में जान गए हैं तो चलिए होम पर चलते हैं और फिर इनवॉइसिंग को देखते हैं, जो जीरो का एक मुख्य हिस्सा है। हम थोड़ी देर के लिए डेमो कंपनी पर स्विच करेंगे ताकि हम सेल्स ओवरव्यू टैब देख सकें। ऐसा करने के लिए यहाँ इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करें, फिर डेमो कंपनी चुनें। जब आप यहाँ होंगे तो आपको डेमो कंपनी का बैनर दिखाई देगा, और यह आपके अपने डेटा डालने से पहले डेटा देखने के लिए एक बेहतरीन संसाधन है। ऊपर के मेनू में सेल्स पर क्लिक करें, फिर सेल्स ओवरव्यू चुनें। यह सेल्स टैब वह जगह है जहां आप अपने व्यवसाय में पैसे लाने वाली हर चीज को प्रबंधित करेंगे, और क्योंकि हमारे पास यहाँ डेमो डेटा है, हम देख सकते हैं कि आपकी इनवॉइसिंग श्रेणियों के अनुसार कैसे व्यवस्थित होंगी। आप देख सकते हैं ड्राफ्ट अप्रूवल की प्रतीक्षा में, भुगतान की प्रतीक्षा में, एंड ओवरड्यू। बस याद रखें कि आप डेमो कंपनी पर स्विच करके यह डेटा देख सकते हैं जब भी आप जीरो में कोई नया क्षेत्र एक्सप्लोर करना चाहें। हालांकि अपनी पहली इनवॉइस बनाने के लिए आइए वापस आपकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन पर स्विच करें। ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करें और फिर यहां अपनी ऑर्गेनाइजेशन चुनें। फिर वापस सेल्स और सेल्स ओवरव्यू पर आएं। सेल्स ओवरव्यू पेज से इनवॉइस बनाने के लिए इस एरो पर क्लिक करें और इनवॉइस चुनें। ये एक नया इनवॉइस ड्राफ्ट खोलता है और हम अपने फील्ड्स भरना शुरू कर सकते हैं। संपर्क के लिए मैं हमारे टेस्ट यूजर को खोजूंगा और इसे चुनूंगा। हम इनवॉइस पर एक इश्यू डेट जोड़ सकते हैं, फिर हम ड्यू डेट चुन सकते हैं।
इन सभी त्वरित विकल्पों के साथ इनवॉइस नंबर अपने आप जनरेट हो जाएगा, लेकिन अगर आप चाहें तो इसे बदल सकते हैं। और हमारे पास रेफरेंस के लिए एक फील्ड है। यहाँ आप कुछ भी जोड़ सकते हैं जिसे आप भविष्य में सर्च करना चाहें। फिर नीचे हमारे पास हमारे आइटम्स हैं। एक जोड़ने के लिए यहाँ इस बॉक्स में क्लिक करें। क्योंकि आप अभी शुरुआत कर रहे हैं, हमें कोई मौजूदा आइटम चुनने से पहले एक नया आइटम बनाना होगा। यहाँ क्लिक करें और हम एक नया आइटम बनाएंगे। नए आइटम पॉपअप में मैं कोड जोड़ने के लिए यहाँ क्लिक करूंगा और यहाँ आइटम का नाम जोड़ने के लिए। अभी के लिए मैं इसे इन्वेंट्री आइटम के रूप में ट्रैक नहीं करूंगा और मैं परचेज को चेक नहीं करूंगा। इसे बिल्स, परचेज ऑर्डर और अन्य खरीद लेन देन में जोड़ने के लिए मैं यहाँ एक सेल्स प्राइस जोड़ूंगा, फिर एक सेल्स अकाउंट जोड़ूंगा। मैं कॉस्ट सर्च करूंगा और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड चुनूंगा। आप यहाँ इस ड्रॉप डाउन में टैक्स रेट चुन सकते हैं। चाहें तो डिस्क्रिप्शन बदल सकते हैं और फिर आप सेव कर सकते हैं। ये लाइन एडिटेबल है तो आप क्वांटिटी चुन सकते हैं और उसे बदल सकते हैं और यहाँ डिस्काउंट भी जोड़ सकते हैं। अगर आप टूल टिप पर होवर करते हैं तो आप डिस्काउंट जोड़ सकते हैं, चाहे वह संख्यात्मक मान हो या प्रतिशत। उदाहरण के लिए हम $10 कम कर सकते हैं या 10%। एक नई पंक्ति जोड़ने के लिए आप बस इस बटन पर क्लिक कर सकते हैं और फिर आप नए प्रोडक्ट्स जोड़ सकते हैं। हमारे पास अभी वही है जो हमने बनाया था और इस पंक्ति को हटाने के लिए यहाँ ट्रैश कैन पर क्लिक करें। अब अगर हम नीचे स्क्रॉल करें तो हम एक नोट भी जोड़ सकते हैं। इस टेस्ट इनवॉइस के लिए मुझे कुछ खास जोड़ना नहीं है तो मैं इसे कैंसिल कर दूंगा। फिर ऊपर स्क्रॉल करूंगा और ऊपर दाईं ओर हम कुछ अन्य विकल्प देख सकते हैं। मैं आपको इनवॉइस के साथ और भी कुछ चीजें दिखाऊंगा जो हम कर सकते हैं। तो फिलहाल इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करें और फिर अप्रूव पे क्लिक करें। यहाँ आप देखेंगे कि इनवॉइस को वेटिंग पेमेंट के रूप में मार्क कर दिया गया है। हमें एक बैनर नोटिफिकेशन मिलेगा कि इनवॉइस अप्रूव हो गया है और आप यहाँ क्लिक करके तुरंत एक और इनवॉइस बना सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक और तरीका दिखाता हूँ जिससे आप ये कर सकते हैं। चलिए सेल्स में ऊपर चलते हैं और इस बार इनवॉइस पर जाते हैं। ये पहला इनवॉइस वह है जिसे मैंने पूरा नहीं किया था और ये ड्राफ्ट मोड में है। इसे डिलीट करने के लिए बस इसे खोलें। फिर 3 डॉट वाले मेन्यू पे क्लिक करें, फिर डिलीट पे क्लिक करें और कंफर्म करें। इस इनवॉइस पेज से हम इस बटन से एक नया इनवॉइस बना सकते हैं। लेकिन एक और चीज जो मैं अक्सर करता हूं वह है किसी मौजूदा इनवॉइस को कॉपी करके नया इनवॉइस शुरू करना। अभी अभी जो इनवॉइस हमने बनाया है उस पर क्लिक करें, फिर ऊपर दाईं ओर उसी 3 डॉट वाले मेन्यू में कॉपी टू ड्राफ्ट इनवॉइस पर क्लिक करें। यहाँ आप देख सकते हैं कि कॉन्टैक्ट कौन है। हम चाहें तो इन्हें हटा सकते हैं, लेकिन मैं इसी कॉन्टैक्ट को एक और इनवॉइस भेजूंगा और कॉपी पर क्लिक करूंगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि सारी डिटेल्स कॉपी हो गई हैं। मैं ड्यू डेट बदल सकता हूँ और शायद रेफरेंस हटा सकता हूँ। जब आप भेजने के लिए तैयार हों तो यहाँ ऊपर आकर अप्रूव एंड ईमेल पर क्लिक करें। डिफ़ॉल्ट रूप से 0 कुछ जानकारी बेसिक ईमेल टेम्पलेट से भर देगा। आप सब्जेक्ट लाइन और मैसेज देख सकते हैं और इन्हें अपनी पसंद के अनुसार एडिट कर सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर मैं टेस्ट चुनता हूं तो मैं इसकी जगह कॉन्टैक्ट फर्स्ट नेम के लिए एक प्लेस होल्डर जोड़ सकता हूं, फिर टेस्ट हटा दूंगा और यह अपने आप भर जाएगा। नीचे स्क्रॉल करने पर आप संदेश का बाकी हिस्सा देख सकते हैं। आपके पास ईमेल के साथ पीडीएफ अटैच करने या खुद को एक कॉपी भेजने के विकल्प हैं। पूर्वावलोकन दाईं ओर है और जब आप तैयार हों तो आप ईमेल भेज सकते हैं। अब अगर हम इस बटन का उपयोग करके ऊपर बाईं ओर इनवॉइसेस पर वापस जाएं तो हम देख सकते हैं कि यह इनवॉइस 4 वास्तव में भेज दी गई थी। अगर आप बहुत सारी इनवॉइसेस भेज रहे हैं या जो इनवॉइसेस भेज रहे हैं उन्हें कस्टमाइज करना चाहते हैं तो इनवॉइस टेम्पलेट को देखना ज़रूरी है। इस खोजने के लिए बस उन इनवॉइसेस में से किसी एक पर क्लिक करें जो आपने भेजी हैं। और अगर आप 0 में नए हैं तो आपको यह सेटअप इनवॉइस टेम्पलेट बैनर दिखना चाहिए। यहाँ ऐड डिटेल्स पर क्लिक करें। बाईं ओर आप एक लोगो जोड़ सकते हैं। तो मैं वह लोगो हटा दूंगा जो मैंने पहले जोड़ा था और आप आसानी से एक नई फाइल चुन सकते हैं। आप इस स्लाइडर का उपयोग करके लोगों को जूम इन या जूम आउट कर सकते हैं और फिर नीचे यहाँ आप अपना पता जोड़ सकते हैं।
एक बार अपना पता भर लें, नीचे स्क्रॉल करें। आप यहाँ चेक कर सकते हैं कि क्रेडिट और डेबिट कार्ड पेमेंट्स सक्षम हैं या नहीं। यहाँ भी क्लिक कर सकते हैं अपना बैंक खाता नंबर दर्ज करने के लिए। जब आप सब कुछ कर लें तो नीचे दाईं ओर सेव पर क्लिक कर सकते हैं। मैंने इस डेमो अकाउंट पर अपना स्ट्राइप सेटअप पूरी तरह से पूरा नहीं किया है, तो आपके बटन पर सिर्फ सेव लिखा हो सकता है। मैं ऊपर बाईं ओर से बाहर निकलकर अपनी इनवॉइसेस पर वापस जाऊंगा और फिर सूची देखने के लिए इनवॉइसेस पर क्लिक करूंगा। ये पहली इनवॉइस वही थी जिसे हमने अभी तक नहीं भेजा था, तो मैं इसे खोलूंगा और इसे कभी भी भेजने के लिए हम इस 3 डॉट मेनू को खोल सकते हैं और फिर ईमेल पर क्लिक कर सकते हैं। और अगर आपने इसे पहले बेसिक टेम्पलेट में नहीं देखा था, तो अब जब आपने अपना लोगो जोड़ लिया है तो आपको इस प्रीव्यू में अपना लोगो दिखना चाहिए। और जब आप तैयार हों तो आप इसे भी भेज सकते हैं। 0 ईमेल को भेजा हुआ चिह्नित कर देगा और जब आप इनवॉइस सूची में वापस आएंगे तो अब दोनों भेजी जा चुकी होंगी। इनवॉइसेस के अलावा आपको सेल्स टैब के अंतर्गत कोड्स और प्रोडक्ट्स भी मिलेंगे। यहाँ नीचे आकर क्वोट्स पर क्लिक करें ताकि संभावित ग्राहकों के लिए अनुमान बना या प्रबंधित कर सकें। आप विवरण बिल्कुल इनवॉइस की तरह भर सकते हैं। आप इसे ईमेल के जरिए भेज सकते हैं और बाद में जब ग्राहक स्वीकार कर ले तो आप इसे एक क्लिक में इनवॉइस में बदल सकते हैं। ऊपर दाईं ओर न्यू क्वोट पर क्लिक करें। इनमें से कई फील्ड्स इनवॉइस वाली फील्ड्स की तरह ही दिखेंगी। आप एक कॉन्टैक्ट जोड़ सकते हैं। मैं वही टेस्ट यूज़र जोड़ूंगा। आपके पास एक इश्यू डेट होती है और फिर आप एक एक्सपायरी डेट भी जोड़ सकते हैं। इनवॉइसेस की तरह ही आपके पास एक ऑटो जनरेटेड कोड नंबर होता है। यहाँ रेफरेंस और टैक्स के लिए एक फील्ड है और आप इस बटन पर क्लिक करके एक शीर्षक और सारांश जोड़ सकते हैं। नीचे स्क्रॉल करें और हम फिर से आइटम्स जोड़ सकते हैं, बिल्कुल इनवॉइस की तरह। मैं वही आइटम चुनूंगा जो हमने बनाया था और इस अतिरिक्त पंक्ति को हटा दूंगा। अगर आपके पास कोई अतिरिक्त शर्तें हैं जिन्हें आप निर्दिष्ट करना चाहते हैं तो उन्हें यहाँ जोड़ें और फिर ऊपर सेंड पर क्लिक करें। इससे बेसिक कोड टेम्पलेट खुल जाएगा और यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं और भेज सकते हैं। अगर आप भेजने के लिए पूरी तरह तैयार नहीं हैं तो आप रद्द कर सकते हैं और फिर इस ड्रॉप डाउन के तहत सेव एंड क्लोज चुनें। अगर आप बिना भेजे सेव एंड क्लोज करते हैं तो आपका कोड ड्राफ्ट के रूप में दिखेगा और ड्राफ्ट टैब में चला जाएगा। इनवॉइस की तरह आप इसे कभी भी चुन सकते हैं और फिर भेज सकते हैं। एक बार भेजने के बाद कोड सेंट टैब में चला जाएगा। अगर आपको ग्राहक की ओर से इस कोड को स्वीकार करना है तो फिर से कोड चुनें और एक्सेप्ट चुनें। उस कोड को स्वीकृत पाइपलाइन में आगे बढ़ाना और अंत में किसी भी स्वीकृत कोड को आप सीधे इनवॉइस में बदल सकते हैं। यहाँ मैं इसे इनवॉइस्ड के रूप में चिह्नित करूंगा ताकि यह कोड्स के इनवॉइस टैब में दिखे और फिर मैं क्रिएट पर क्लिक करूंगा। यह अपने आप एक नया इनवॉइस खोल देगा और शुरू कर देगा और मैं इसे सेव और क्लोज कर दूंगा। यहाँ अच्छी बात यह है कि हमारे इनवॉइस क्षेत्र के ड्राफ्ट टैब में उस कोड नंबर का संदर्भ दिया जाएगा, तो हमें पता है कि ये एक कोड से है। तो ये इनवॉइसिंग और कोटिंग की मुख्य कार्यक्षमता है। और पहले जब हमने अपना पहला इनवॉइस सेटअप किया था तब हमने एक प्रोडक्ट बनाया था। ये देखने के लिए कि आपके सभी आइटम्स कहाँ हैं, सेल्स पर जाएं और फिर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज पर क्लिक करें। यहाँ आप वह सब कुछ देख सकते हैं जो आप बेचते हैं। आप कीमतें या विवरण अपडेट कर सकते हैं और आप बिना किसी इनवॉइस से शुरू किए नए उत्पाद जोड़ सकते हैं। और यह आपकी कैटलॉग को व्यवस्थित रखने के लिए एक बेहतरीन जगह है ताकि आपके भविष्य के कोड्स और इनवॉइस लगातार आसान और जल्दी से बनाए जा सकें। नया आइटम जोड़ने के लिए ऊपर दाईं ओर जाएं और नया आइटम पर क्लिक करें। फिर अपने नए आइटम के लिए एक कोड और नाम दर्ज करें। कोड के लिए मैं टेस्ट 2 दर्ज करूंगा और नाम के लिए टेस्टिटेम 2 लिखूंगा। मैं आपको दिखाऊंगा कि यह कैसे काम करता है जब हम अगला आइटम बनाएंगे। तो अभी के लिए मैं नीचे स्क्रॉल करूंगा और इस आइटम के लिए अपनी खरीद विवरण दर्ज करूंगा। मैं मान लेता हूं कि लागत $5 है और मैं एक खरीद खाता जोड़ूंगा। यहाँ मैं माल की लागत कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड चुनूंगा। बिक्री के तहत मैं बिक्री मूल्य दर्ज कर सकता हूँ और फिर बिक्री खाता चुन सकता हूँ। डिफॉल्ट बिक्री खाता 4000 है। अगर आप चाहें तो टैक्स दर बदल सकते हैं, खरीद और बिक्री के लिए विवरण बदल सकते हैं और फिर सेव पर क्लिक करें। और यहाँ हम देखेंगे कि हमारा टेस्ट आइटम नीचे जोड़ दिया गया है, पिछला आइटम जो हमने इनवॉइसिंग से बनाया था। अब आइए एक आइटम इन्वेंट्री ट्रैकिंग के साथ जोड़ते हैं।
मैं उसी बटन का उपयोग करके एक नया आइटम बना सकता हूं, लेकिन मैं आपको दिखाता हूं कि पहले से मौजूद आइटम को कैसे डुप्लीकेट किया जाता है। अभी जो आइटम हमने बनाया है उस पर नीचे जाएं और फिर 3 डॉट मेनू पे क्लिक करें। यहाँ आप इस आइटम को संपादित, संग्रहित या हटा सकते हैं, लेकिन हम डुप्लीकेट चुनेंगे। यहाँ से हम देखेंगे कि अधिकांश विवरण पहले से ही आ गए हैं। हम पुराने कोड को कॉपी कर सकते हैं, यहाँ पेस्ट कर सकते हैं और उसे बदल सकते हैं और नाम में भी बदलाव कर सकते हैं। इस नए आइटम के लिए मैं इन्वेंट्री आइटम ट्रैक करें सक्षम करूंगा। यह उन आइटम्स के लिए उपयोगी है जिन्हें हम खरीद और बेच रहे हैं, और नीचे जब आप इसे सक्षम करते हैं तो आपको इन्वेंट्री एसेट अकाउंट दिखाई देगा। यहाँ मैं वह टेस्ट वाला चुनूंगा जो हमने जोड़ा था। अगर आपने इस वीडियो के शुरुआती सेटअप सेक्शन को छोड़ दिया था तो भी आपके पास यहाँ डिफॉल्ट इन्वेंट्री एसेट अकाउंट होना चाहिए जिसे आप चुन सकते हैं। अगर हम नीचे स्क्रॉल करें तो हमें हमारे अन्य विवरण दिखेंगे जो कॉपी हो गए थे। आपको आवश्यक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट चुनना होगा। मैं इसे चुनूंगा और इस विवरण को बदलूंगा और इसे भी मेल करने के लिए बदलूंगा। फिर मैं दोबारा सेव करूंगा। अब जब हमारे पास एक ऐसा आइटम है जो इन्वेंट्री अकाउंट से जुड़ा है तो मैं आपको दिखा सकता हूं कि अगर कभी जरूरत पड़े तो आप उसमें एडजस्टमेंट कैसे कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप इस आइटम का स्टॉक गिनते हैं और जो मात्रा आप गिनते हैं वह 0 में दिखाई गई मात्रा से अलग है तो आप इसे इस तरह अपडेट कर सकते हैं। 3 डॉट मेनू पर क्लिक करें और आप देखेंगे कि इस इन्वेंट्री आइटम के लिए एक अतिरिक्त विकल्प है जिसे एडजस्टमेंट कहा जाता है। उस पर क्लिक करें। यहाँ हम 0 दिखा रहे हैं क्योंकि हमने इसे अभी डेमो में बनाया है, लेकिन मैं इंक्रीज क्वांटिटी का एडजस्टमेंट टाइप चुनूंगा। यहाँ आप तारीख चुन सकते हैं और मान लीजिए कि मेरे पास इन आइटम्स में से 5 हैं तो हम उन आइटम्स की कॉस्ट प्राइस भी बदल सकते हैं। यह फील्ड आपके पास मौजूद शुरुआती मात्रा और आपके द्वारा किए जा रहे समायोजन के आधार पर नई उपलब्ध मात्रा की गणना करेगा और फिर आप यहाँ समायोजन खाता चुन सकते हैं। और फिर अंत में नीचे की ओर आप एक संदर्भ दर्ज कर सकते हैं। मैं इन्वेंट्री गिनती कहूंगा। सुधार, फिर मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। यह स्क्रीन आपके समायोजन के विवरण का पूर्वावलोकन दिखाएगी और यदि यह सही लगता है तो समायोजन पोस्ट करें पर क्लिक करें। अब जब हमने वस्तुओं और समायोजनों पर नजर डाल ली है तो अगला चरण खरीदारी का है। यहीं पर आप अपने व्यवसाय से बाहर जाने वाले पैसे का हिसाब रखते हैं। यहाँ आप बिल, खर्चे और आपूर्तिकर्ताओं को एक ही जगह से प्रबंधित करेंगे ताकि आपको हमेशा पता रहे कि क्या बकाया है और कब देना है। परचेज मेनू से बिल्स खोलने के लिए बिल्स पर क्लिक करें। दाईं ओर इस हरे बटन पर क्लिक करें। नया बिल बनाने के लिए आपके पास कुछ अलग विकल्प हैं, लेकिन नया बिल चुनें। यहां से इंटरफेस इनवॉइस और कोड्स के इंटरफेस जैसा ही दिखता है। ऊपर बाईं ओर मैं वह संपर्क जोड़ूंगा जिसका हम उपयोग कर रहे हैं। यहां आप तारीख और देय तिथि चिह्नित कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ एक संदर्भ जोड़ सकते हैं और इस बटन से दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं। सबसे दाईं ओर आप इस ड्रॉप डाउन में अपना टैक्स बदल सकते हैं और जब आप तैयार हों तो कुछ आइटम जोड़ सकते हैं। मैं टेस्ट आइटम 3 जोड़ूंगा जिसे हमने अभी बनाया था। मैं मात्रा को 10 और यूनिट प्राइस को 550 पर समायोजित करूंगा। और फिर दाईं ओर आप इन एक्स पर क्लिक करके वे लाइनें हटा सकते हैं जिनकी आपको जरूरत नहीं है। 0 के अन्य क्षेत्रों की तरह आप नीचे एक नोट भी जोड़ सकते हैं और यहां आप सेव कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो इस बटन पर क्लिक करके बिल को सीधे एक ही स्टेप में अप्रूव भी कर सकते हैं। एक बार जब यह अप्रूव हो जाए तो आपको यह बैनर दिखाई देगा और अगर आप तैयार हैं तो आप सीधे भुगतान भी कर सकते हैं। अन्यथा बिल्स टू पे पर वापस जाने के लिए बैक पर क्लिक करें। आप देखेंगे कि यह बिल अवेटिंग पेमेंट टैब के अंतर्गत व्यवस्थित है और भुगतान रिकॉर्ड करने से पहले यह समझना जरूरी है कि 0 में भुगतान वास्तव में कैसे काम करते हैं। 0 आपके सप्लायर को पैसे नहीं भेजता है। आमतौर पर आप बिल का भुगतान अपने बैंक या क्रेडिट कार्ड से करेंगे और फिर वह भुगतान आपके बैंक फीड में दिखाई देगा। जब ऐसा होगा तो आप उसे बैंक मिलान के दौरान मैच करेंगे। मैं आपको डेमो अकाउंट में बैंक मिलान भी जल्द ही दिखाऊंगा, लेकिन अगर आप अभी भुगतान रिकॉर्ड करना चाहते हैं या चेक से भुगतान करना चाहते हैं तो आप इस स्क्रीन से ऐसा कर सकते हैं। बस बिल को चुनें, मेक पेमेंट पर क्लिक करें और इन उपलब्ध विकल्पों में से एक चुनें। मैं अभी के लिए रद्द कर रहा हूं। और अब जब हमने बिल्स देख लिए हैं तो चलिए परचेज ऑन ऑर्डर पर नजर डालते हैं। परचेज ऑन ऑर्डर इस प्रक्रिया का एक शुरुआती कदम है। आप सप्लायर को परचेज ऑन ऑर्डर भेजते हैं ताकि पुष्टि हो सके कि आप क्या खरीदना चाहते हैं और किस कीमत पर, इससे पहले कि वे आपको कुछ भेजें या बिल भेजें।
जीरो में परचेज ऑन ऑर्डर बनाने के लिए, ताकि आप ट्रैक कर सकें कि आपने क्या ऑन ऑर्डर किया है लेकिन बिल नहीं आया है, परचेसेस पर क्लिक करें, फिर परचेस ऑर्डर्स चुनें। ये आपकी परचेज ऑन ऑर्डर स्क्रीन है। यहाँ आप देखेंगे कि आपने जो भी ऑर्डर बनाए हैं उनकी स्थिति, डिलीवरी की तारीखें और क्या आपने उन्हें सप्लायर को भेजा है या नहीं, ये सब दिखाई देंगे। चूंकि यह सूची खाली है, एक नया ऑर्डर बनाने के लिए ऊपर दाईं ओर न्यू परचेस ऑर्डर पर क्लिक करें। शुरुआत में संपर्क फील्ड में अपने सप्लायर का चयन करें। फिर तारीख और डिलीवरी की तारीख जांचें ताकि वे उस समय से मेल खाएं जब आप ऑर्डर दे रहे हैं और जब आपको डिलीवरी की उम्मीद है। जीरो अपने आप एक ऑन ऑर्डर नंबर बनाता है, लेकिन अगर आप चाहें तो ऑन ऑर्डर नंबर बदल सकते हैं या उसमें कोई संदर्भ जोड़ सकते हैं। इसके बाद नीचे दी गई लाइनों में वे आइटम जोड़ें जिन्हें आप ऑर्डर कर रहे हैं। मैं फिर से टेस्ट आइटम 3 जोड़ूंगा और आप विवरण मात्रा को संपादित कर सकते हैं, यूनिट प्राइस, छूट प्रतिशत, और आप अकाउंट भी बदल सकते हैं। सुनिश्चित करें कि टैक्स फील्ड सही दिख रही है, कोई अतिरिक्त पंक्तियां हटा दें और नीचे आप अपने सप्लायर के लिए डिलीवरी पता और निर्देश जोड़ सकते हैं। अगर आप इस ड्रॉप डाउन पर क्लिक करते हैं तो आप नया पता या एक बार का पता जोड़ सकते हैं या कॉन्टैक्ट्स से खोज सकते हैं। अगर आप एक पता जोड़ते हैं तो ये फील्ड को सक्षम करने के लिए इस तरह दिखेगा। एक बार जब आप विवरण से संतुष्ट हों तो नीचे स्क्रॉल करें और आप इसे बाईं ओर ड्राफ्ट के रूप में सेव कर सकते हैं, या आप अप्रूव पर क्लिक करके खरीद आदेश की पुष्टि कर सकते हैं और इसे अपने सप्लायर को भेजने के लिए तैयार कर सकते हैं। खरीद आदेश स्वीकृत होने पर आप इसे यहाँ देखेंगे, जिसमें भेजने, प्रिंट करने या बिल्ड के रूप में चिह्नित करने की सुविधा होगी। जब आपको अपनी डिलीवरी मिल जाए या अपने सप्लायर से बिल मिल जाए, आप जीरो में मार्क एज बिलेड पर क्लिक करके इसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। कॉपी परचेस ऑर्डर टू अ ड्राफ्ट बिल पर टिक करें। यह खरीद आदेश की उन्हीं जानकारियों का उपयोग करके एक ड्राफ्ट बिल बना देगा, जिससे सब कुछ एक जैसा रहता है और आपका समय बचता है। फिर ओके पर क्लिक करें। जैसे ही ड्राफ्ट बिल खुलता है, आपको विवरण की समीक्षा करनी है और सुनिश्चित करें कि सब कुछ आपके सप्लायर से प्राप्त चीजों से मेल खाता है। आपको एक ड्यू डेट जोड़नी होगी। जीरो में ये बिल अभी भी सिर्फ एक ड्राफ्ट है, जिसका मतलब है कि इसे अभी तक आपके देय के रूप में नहीं गिना गया है। इसे आधिकारिक बिल के रूप में रिकॉर्ड करने और अपनी अवेटिंग पेमेंट सूची में ले जाने के लिए अप्रूव पर क्लिक करें। बिल अप्रूव करने का मतलब है जीरो को बताना कि यह सही बिल है और अब मुझे यह राशि देनी है। आप इसका भुगतान नहीं कर रहे, बस पुष्टि कर रहे कि यह खर्च वास्तविक है ताकि यह आपकी अकाउंटिंग में दिख सके। इसे अप्रूव करने के बाद बिल अवेटिंग पेमेंट के तहत दिखाई देगा। अगर आप यहाँ बिल्स टू पे पर क्लिक करते हैं तो आप इसे अपने अन्य बिलों के साथ देख सकते हैं। बाद में जब असली भुगतान बैंक रिकंसिलिएशन में दिखाई देगा तो आप उसे मिलाएंगे। आइए अब बैंक रिकंसिलिएशन पर एक नज़र डालते हैं। क्योंकि हमें कुछ मौजूदा डेटा, कुछ ट्रांजैक्शंस देखने के लिए चाहिए, मैं ड्रॉप डाउन पर क्लिक करके और फिर डेमो कंपनी चुनकर डेमो कंपनी पर स्विच करूंगा। रिकंसाइल के लिए अपने आइटम्स तक पहुंचने के कुछ तरीके हैं। होम टैब से आप यहां इस बटन पर सीधे क्लिक कर सकते हैं या कहीं और से अकाउंटिंग और बैंक अकाउंट्स पर क्लिक करें। इस डेमो चेकिंग अकाउंट में इस समय 29 आइटम्स हैं, तो आप उन्हें देखने के लिए यहां क्लिक कर सकते हैं। बैंक रिकंसिलिएशन में जीरो अपने आप आपके बैंक ट्रांजैक्शंस को खींच लेता है और आप अपने असली बैंक अकाउंट के ट्रांजैक्शंस को जीरो के अंदर मौजूद रिकॉर्ड से मिलाते हैं। यह आपके अकाउंट्स को सटीक और अपडेटेड रखने में मदद करता है। यहाँ आपको 3 प्रकार के मैच दिखाई देंगे। कुछ ट्रांजैक्शंस अपने आप मैच हो जाते हैं, कुछ नाम या नियमों के आधार पर सुझाए जाते हैं और कुछ को मैन्युअली बनाना पड़ता है। अगर मैं नीचे स्क्रॉल करूं तो आप देखेंगे कि हम रिकंसाइल टैब पर हैं। आपके बैंक स्टेटमेंट की लाइनें यहाँ बाईं ओर हैं और आपके जीरो ट्रांजैक्शंस यहाँ दाईं ओर हैं। मैं थोड़ा और नीचे स्क्रॉल करूंगा ताकि हम ये 2 हरे रंग वाले देख सकें, और ये उन ट्रांजैक्शंस के उदाहरण हैं जहां जीरो ने बिल्कुल सही मैच ढूंढ लिए हैं। चेक की राशि और इनवॉइस पेमेंट दोनों ही आपके बैंक अकाउंट के ट्रांजैक्शन से मेल खाते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। ये मेल खाते हुए ट्रांजैक्शंस हरे रंग में दिखाई देते हैं, और जब ये विवरण मेल खाते हैं तो आपको बस ओके पर क्लिक करके मैच की पुष्टि करनी होती है। मैं चेक की पुष्टि करने के लिए ओके पे क्लिक करूंगा और इनवॉइस की पुष्टि के लिए भी ओके पर क्लिक करूंगा।
जैसे ही हम पुष्टि के लिए ओके पर क्लिक करते हैं, वे ट्रांजैक्शंस हमारी रिकंसाइल करने वाली सूची से गायब हो जाएंगे। और यही सबसे आसान प्रकार है। आप इनमें से बहुत सारे देखेंगे जब आपके ग्राहक इनवॉइस का भुगतान करेंगे और आप अपने बिलों पर पेमेंट रिकॉर्ड करेंगे। अगर मैं और नीचे स्क्रॉल करूं तो मैं कुछ सुझाए गए ट्रांजैक्शंस देख सकता हूं। इस उदाहरण में जीरो ने पेई को पहचान लिया है और डेमो अकाउंट पर सेट की गई एक बैंक रूल का सुझाव दे रहा है। बैंक रूल्स छोटी नियमित खरीदारी को स्वचालित करने में मदद करते हैं, इसलिए आपको हर बार उन्हें मैन्युअली कोड करने की जरूरत नहीं होती। यहाँ आपको रूल लागू करने का विकल्प दिखाई देगा और जीरो संपर्क का नाम और कभी कभी वह खाता भी दिखाता है जिसका उपयोग रूल करता है। रूल की समीक्षा करने के लिए आइए यहाँ राइट क्लिक करें और फिर ओपन लिंक इन न्यू टैब पर क्लिक करें। मैं ऊपर जाकर उस टैब को देखूंगा जिसे हमने अभी खोला है और आप कभी भी अकाउंटिंग टैब के तहत जाकर फिर बैंक रूल्स में जाकर रूल्स तक पहुंच सकते हैं। एक बैंक रूल एक साधारण शर्त की जांच करके काम करता है। इस उदाहरण में शर्त यह है कि पेई में 11 शब्द शामिल हो। जब यह सही होता है तो जीरो संपर्क को भर देता है और राशि को उस खाते में आवंटित कर देता है जिसे आपने सेट किया है। हम देख सकते हैं कि अगर हम नीचे स्क्रॉल करें तो 648 ऑटोमोबाइल खर्च खाते तक पहुंच सकते हैं। सबसे नीचे आप उन बैंक खातों को चुन सकते हैं जिन पर यह नियम लागू करना है और आप इसे यहाँ नाम भी दे सकते हैं। यहाँ आपको कुछ भी संपादित करने की आवश्यकता नहीं है, इसीलिए मैं इस टैब को बंद कर दूंगा और पुनः मिलान स्क्रीन पर वापस जाऊंगा और फिर मैं इस नियम को लागू करने के लिए ओके पर क्लिक करूंगा। इस अन्य सुझाए गए लेन देन में कोई नियम नहीं है, लेकिन जीरो यहाँ मौजूद टेक्स्ट को देख सकता है और यह यहाँ संपर्क का अनुमान लगा रहा है। और इसका सबसे अच्छा अनुमान है कि यह खाता 604 में एक बैंक सेवा शुल्क है। अगर ये ठीक लग रहा है तो आप चाहें तो एक विवरण दर्ज कर सकते हैं, टैक्स की जांच कर सकते हैं, लेकिन मैं मिलान के लिए ओके पर क्लिक करूंगा। इन अगले लेन देन के लिए अगर मैं थोड़ा और नीचे स्क्रॉल करूं तो जीरो के पास कोई मेल या सुझाव नहीं है, इसलिए हमें लेन देन को मैन्युअल रूप से बनाना होगा और हम इसमें कौन, क्या और क्यों बताएंगे। स्टारबक्स के लिए मैं WHO फील्ड में स्टारबक्स टाइप करूंगा और मैं इसे यहीं एक नए संपर्क के रूप में बनाऊंगा। फिर मैं एक खाता चुनूंगा और ड्रॉप डाउन का उपयोग करके मैं सूचीबद्ध खातों को स्क्रॉल करूंगा और मैं इसे यात्रा के अंतर्गत रखूंगा। फिर मैं विवरण दर्ज करूंगा। आप टैक्स दर की पुष्टि कर सकते हैं और जब सब कुछ भर जाए तो मैं इसे मिलान करने के लिए ओके पर क्लिक करूंगा। सेंट्रल सिटी पार्किंग के लिए मैं वही प्रक्रिया अपनाऊंगा। संपर्क जोड़ें, खाता चुनें, विवरण जोड़ें और जब आप संतुष्ट हों ओके पर क्लिक करें। मैन्युअल प्रविष्टियां छोटे एकमुश्त खर्चों के लिए आम हैं और जब आपके संपर्क खाते परिचित हो जाते हैं तो तेज हो जाती हैं। जैसे जैसे आप संपर्क और खाते जोड़ते हैं, जीरो और अधिक लेन देन को मेल खाते या सुझाए गए के रूप में चिह्नित करना शुरू कर देगा। जब आप अपने बैंक लेन देन का मिलान कर लेते हैं तो जीरो उन डेटा का उपयोग करके विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर सकता है जो आपको बिल्कुल दिखाती है कि आपका व्यवसाय कैसा प्रदर्शन कर रहा है। अपने मौजूदा रिपोर्ट्स पर जाने के लिए ऊपर स्क्रॉल करें, रिपोर्टिंग पर क्लिक करें और फिर ऑल रिपोर्ट्स चुनें। ऊपर की ओर आपको अपना फेवरेट्स सेक्शन दिखाई देगा और यदि चाहें तो आप इसे तीर पर क्लिक करके संक्षिप्त कर सकते हैं। अगर आप रिपोर्टिंग मेनू को फिर से खोलने के लिए क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि इस मेनू में पसंदीदा रिपोर्ट्स यहाँ के संक्षिप्त सेक्शन में मौजूद रिपोर्ट्स के साथ मेल खाती हैं। मैं बाहर क्लिक करूंगा और अगर आप इस स्टार को हटा देते हैं तो यह रिपोर्ट फेवरेट रिपोर्ट्स ड्रॉप डाउन मेनू से हट जाएगी। इसे वापस जोड़ने के लिए उस रिपोर्ट को ढूंढें। मुझे पता है कि बैलेंस शीट कहाँ है, लेकिन आप ऊपर भी किसी रिपोर्ट को खोज सकते हैं। और आप उस रिपोर्ट को स्टार करके उसे वापस जोड़ सकते हैं। अगर आप सूची में वापस जाते हैं तो आप इस दृश्य से भी किसी भी रिपोर्ट को स्टार कर सकते हैं। जिन रिपोर्ट्स से आप परिचित नहीं हैं उनके लिए आप शो डिस्क्रिप्शंस टॉगल कर सकते हैं। इससे आपको यह समझने में आसानी होगी कि हर रिपोर्ट किस काम के लिए है। आइए एक सामान्य रिपोर्ट खोलते हैं जैसे बैलेंस शीट, उसमें कुछ बदलाव करेंगे और फिर उसे एक कस्टम रिपोर्ट के रूप में सेव करेंगे।
ऊपर हमारे पास कुछ ड्रॉप डाउन विकल्प हैं जिनसे हम देख रहे डेटा को नियंत्रित कर सकते हैं। आप इन डेट प्रीसेट्स से तारीख बदल सकते हैं या यहाँ एक कस्टम तारीख भी दर्ज कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ इस ड्रॉप डाउन से तुलना बदल सकते हैं। डिफ़ॉल्ट रूप से हम 2 पिछले महीनों की तुलना कर रहे हैं, लेकिन आप इसे केवल 1 महीने पर भी बदल सकते हैं, उदाहरण के लिए, और फिर अपडेट पर क्लिक करें और आप देखेंगे कि रिपोर्ट कैसे बदलती है। और फिर अगर आप फिल्टर पर क्लिक करें और कोई फिल्टर चुनें, उसे लागू करें और अपडेट पर क्लिक करें, तो न केवल आपका डेटा बदलेगा बल्कि रिपोर्ट के हेडर में भी वह फिल्टर दिखेगा। किसी फिल्टर को हटाने के लिए X पर क्लिक करें और एक बार फिर अपडेट करें। अंत में मोर ऑप्शंस बटन आपको अपनी अकाउंटिंग बेसिस बदलने, शून्य बैलेंस या गतिविधि वाले खातों को शामिल करने या अकाउंटिंग बेसिस और अकाउंट कोड्स दिखाने की अनुमति देता है। मैं इन दोनों विकल्पों को चुनूंगा और एक बार फिर अपडेट करूंगा ताकि देख सकूं कि ये बदलाव रिपोर्ट में कैसे दिखते हैं। यहाँ हम खाते और एक्रूअल बेसिस सूचीबद्ध देख सकते हैं। बाईं ओर देखें तो आप देख सकते हैं कि आप फिलहाल स्टैंडर्ड रिपोर्ट देख रहे हैं, लेकिन आप नीचे दिए गए अन्य सामान्य फॉर्मेट्स में से भी चुन सकते हैं। मैं तिमाही तुलना चुनूंगा। फिर स्क्रीन के निचले हिस्से में आपके पास अपनी रिपोर्ट को कस्टमाइज करने के लिए और भी विकल्प हैं। यहाँ आप कॉम्पैक्ट व्यू को टॉगल कर सकते हैं। रिपोर्ट्स पर नोट्स या टेक्स्ट ब्लॉक जोड़ने के लिए इंसर्ट कंटेंट ड्रॉप डाउन पर क्लिक करें। मैं आपको पहले टेक्स्ट ब्लॉक दिखाऊंगा। रिपोर्ट के नीचे अब आपके पास एक टेक्स्ट ब्लॉक होगा। यहाँ आप हेडिंग टाइप्स के बीच टॉगल कर सकते हैं, जहां आप एक हेडिंग चुन सकते हैं और आप अपना टेक्स्ट जोड़ सकते हैं। यहाँ आपके अन्य फॉर्मेटिंग विकल्प हैं और जब आप तैयार हों तो डन पर क्लिक कर सकते हैं। आप इस ब्लॉक को एडिट क्लिक करके संपादित कर सकते हैं या आप छुपाने के लिए 3 डॉट मेनू पर क्लिक कर सकते हैं या इसे हटा सकते हैं। अगर आप मूव अप पर क्लिक करते हैं तो यह ब्लॉक को पिछले रिपोर्ट सेक्शन के ऊपर ले जाएगा, जो इस मामले में इसे रिपोर्ट के शीर्ष पर ले जाएगा। इंसर्ट कंटेंट के तहत आप नोट्स भी जोड़ सकते हैं। उन्हें सक्षम करने के लिए चेकबॉक्स पर क्लिक करें, फिर रिपोर्ट पर वापस जाएं, किसी राशि के दाईं ओर होवर करें और ऐड नोट पर क्लिक करें। ये नीचे एक नोट्स की सूची शुरू करेगा जो ऊपर डाले गए नोट नंबर के अनुसार क्रमांकित होगी। तो मैं इसे नोट 1 का टेक्स्ट कहूंगा और फिर मैं डन पर क्लिक करूंगा। और अगर मैं यहाँ एक नया नोट जोड़ूं तो दूसरा नोट कुछ ऐसा दिखेगा। आप संबंधित 3 डॉट मेनू में जाकर नोट्स को हटा सकते हैं। सेव करने से पहले आप नीचे बाईं ओर इस बटन से लेआउट को संपादित कर सकते हैं। इस दृश्य में आप रिपोर्ट का शीर्षक बदल सकते हैं और आप सभी कंटेंट के क्रम को ड्रैग और ड्रॉप करके बदल सकते हैं। तो उदाहरण के लिए यदि आप करंट एसेट्स और फिक्स्ड एसेट्स को समेटते हैं तो आप इस सेक्शन को ऊपर खींच सकते हैं और उन्हें अनकोलैप्स करके देख सकते हैं। अगर आप चाहें तो दाईं ओर तुलना कंपैरिजंस के क्रम को भी बदल सकते हैं और हम पहले वाले इस टेक्स्ट ब्लॉक को चुन सकते हैं और इस बटन का उपयोग करके इसे नीचे या फिर ऊपर ले जा सकते हैं। आप इसे यहीं से भी हटा सकते हैं। तो इस एडिट लेआउट व्यू में आपके पास काफी नियंत्रण है। जब आप पूरा कर लें तो आप यहाँ कैंसिल या अपडेट लेआउट पर क्लिक कर सकते हैं। मैं कैंसिल करूंगा और ये बदलाव छोड़ दूंगा। और फिर अंत में इस स्क्रीन पर वापस आकर आप इस रिपोर्ट को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आपके पास PDF, एक्सेल और गूगल शीट्स के विकल्प हैं, या अगर आप सेव एज के अंतर्गत ड्रॉप डाउन पर क्लिक करते हैं तो आप इसे ड्राफ्ट, प्रकाशित या कस्टम रिपोर्ट के रूप में सेव कर सकते हैं। यहाँ कस्टम रिपोर्ट चुनें और चाहें तो नाम बदल दें। फिर आप चाहें तो इसे होम टैब पर स्टैंडर्ड रिपोर्ट को ओवरराइड करने के लिए सेट कर सकते हैं, लेकिन मैं इस विकल्प को अनचेक ही रहने दूंगा और फिर सेव पर क्लिक करूंगा। अब इस रिपोर्ट को फिर से ढूंढने के लिए रिपोर्टिंग ऑल रिपोर्ट्स पर जाएं और इस स्क्रीन से आप इसे इस टैब के अंतर्गत पा सकते हैं। अगर चाहें तो आप इसे स्टार भी कर सकते हैं। अन्य विकल्पों के लिए 3 डॉट मेन्यू भी है। 0 का उपयोग शुरू करने के लिए आपको बस इतना ही चाहिए। अभी तक साइन अप नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए स्पेशल लिंक से पहले 6 महीनों के लिए 90% की छूट पाएं। कोई सवाल हो तो कमेंट्स में बताएं।
देखने के लिए धन्यवाद और मैं आपको अगले ट्यूटोरियल में मिलूंगा।